हे गाइस, माहौल जबरदस्त शानदार। आई होप रिवीजन मस्त चल रहा है आपका एंड दीस रिवीजन लेक्चर्स आर हेल्पिंग यू आउट। सरकार फुल ऑफ कंसंट्रेशन के साथ अब हम शुरू करते हैं क्या, कंपोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी। सरकार देखिए चैप्टर नंबर 6, एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट कितनी सर। सबसे पहली बात, अगर किसी भी एसएससी का प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर वाज अप टू रुपीज 1.5 करोड़ तो करंट फाइनेंशियल में वो एलिजिबल होगा कंपोजिशन स्कीम के लिए। और जब तक करंट फाइनेंशियल में उसका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ क्रॉस नहीं होता तब तक ही कैन रिमेन इन कंपोजिशन स्कीम। पर सर ध्यान रखिएगा, 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट इज 75 लाख ओनली। और एक बात और सर, वो 8 स्टेट कौन कौन से है सर, उनको याद करने के लिए एक शॉर्टकट सर, तमन्ना ऑसम नाम का एक शॉर्टकट जो बच्चों ने निकाला है साहब। सर तमन्ना ऑसम टीपी होता है कहां, वो रजिस्ट्रेशन में जहां 40 लाख का बेनिफिट नहीं मिलता है। क्लियर। अच्छा, वो 4 स्टेट जहां 10 लाख का ही टर्नओवर का बेनिफिट मिलता है रजिस्ट्रेशन के केस में, वो है तमन्ना। क्लियर सर। और कंपोजिशन स्कीम में 8 स्टेट जहां पे 75 लाख का टर्नओवर लिमिट है, वो है तमन्ना ऑसम। सर अब इसको शॉर्टकट को याद करने का तरीका मैंने आपको बताया। अब सर इसको फुल फॉर्म क्या क्या है सर, तमन्ना, देन ना त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, देन अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और मेघालय। ये वो 8 स्टेट्स है जहां पर एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट 75 लाख की ही है। अच्छा, अब ध्यान रखना बेटा, सर ऑल इंडिया बेस पे आपका एग्रीगेट टर्नओवर देखते हैं। एग्रीगेट टर्नओवर मतलब ऑल इंडिया में सेम पेन नंबर पर जितने भी रजिस्ट्रेशन नंबर है उन सबका टर्नओवर क्लब करके फिर देखते हैं। और हाँ, कंपोजिशन स्कीम के अंदर सिंपल फंडा है, अगर आपको कंपोजिशन स्कीम लेना है तो सर आपके जितने भी ब्रांचेस है उस सेम पेन नंबर पर जितने भी रजिस्ट्रेशन नंबर है सबके लिए आपको कंपोजिशन एक साथ लेना है। और अगर एक भी ब्रांच कंपोजिशन के लिए एलिजिबल नहीं है तो सारी ब्रांच कंपोजिशन के लिए इनएलिजिबल हो जाएगी और सारे ही रजिस्ट्रेशन नंबर आपके कंपोजिशन से बाहर हो जाएंगे। इसलिए अगर आपका एक ब्रांच मणिपुर में है, एक ब्रांच महाराष्ट्र में है, तो सर मणिपुर में एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट 75 लाख और महाराष्ट्र में 150 लाख बेटा। तो सर एग्रीगेट टर्नओवर देखते वक्त महाराष्ट्र और मणिपुर सर सबके टर्नओवर को क्लब करके फिर देखेंगे। एंड सर जैसे ही मणिपुर के एंगल से देखेंगे 75 लाख जैसे ही टर्नओवर क्रॉस हुआ आपका मणिपुर ब्रांच कंपोजिशन से बाहर, तो ऑटोमेटिक ऑल इंडिया बेस पर जितने भी आपके टर्नओवर, जितने भी आपके रजिस्ट्रेशन नंबर है वो सब कंपोजिशन से बाहर। मतलब अगर आपका सर एक भी प्लेस ऑफ बिजनेस इन 8 स्टेट में से एक स्टेट में है तो सर एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट विल बी 75 लाख ओनली बेटा। क्लियर। अब सर ध्यान देना बेटा, एग्रीगेट टर्नओवर में सारे टर्नओवर क्लब करते हैं, भले वो टैक्सेबल टर्नओवर हो, एग्जिम टर्नओवर हो, कोई भी टर्नओवर सब कुछ क्लब करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑल इंडिया बेसिस। क्लियर। हैविंग द सेम पेन नंबर, जितने भी रजिस्ट्रेशन नंबर है सबके क्लब करके टर्नओवर फिर देखा जाएगा। हाँ, इसमें बस ऐसी इनवर्स अप्लाई जिसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट की खुद की लायबिलिटी टैक्स पे करने के लिए, तो वो उसका इनवर्स अप्लाई है, वो आउटवर्ड सप्लाई नहीं, भले टैक्स पे करने की लायबिलिटी खुद की आ रही है पर दैट इज इनवर्ड सप्लाई, वो कभी भी काउंट नहीं करेंगे। और जीएसटी जो टैक्स होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड जीएसटी कंपोजिशन सेस, वो कभी भी एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं बनता है। क्लियर। डन। अब सर का ध्यान देना बेटा, फॉर द एंटायर पर्पज ऑफ कंपोजिशन स्कीम, पूरे कंपोजिशन स्कीम में जहां जहां टर्नओवर की बात आएगी वहां वहां ध्यान रखना सर, आपके टर्नओवर में इंटरेस्ट, अगर आपने किसी को लोन दिया, एडवांस दिया, उस पर आपको इंटरेस्ट अर्न हुआ तो इंटरेस्ट विल नेवर फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। इंटरेस्ट विल नेवर बी इंक्लूडेड इन द टर्नओवर लिमिट फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। सेकंड थिंग, मान लो करंट ईयर में आपने नया रजिस्ट्रेशन कराया बेटा, तो सर मान लो 20 लाख के लिए आप रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं थे, 20 लाख जैसे क्रॉस हुआ आप रजिस्ट्रेशन कराया आपने, तो सर वो फर्स्ट 20 लाख का टर्नओवर या फर्स्ट 40 लाख, अगर आप एक्सक्लूसिवली गुड सप्लाई करते हो तो फर्स्ट 40 लाख का टर्नओवर जब तक आप रजिस्टर्ड नहीं थे, क्लियर, वो टर्नओवर को भी एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट में काउंट किया जाएगा। सर वो 40 लाख पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं, पर दैट विल बी काउंटेड इन द टर्नओवर लिमिट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग कंपोजिशन स्कीम का लिमिट। क्लियर। डन। अब अगर आपने कंपोजिशन स्कीम लिया तो सर आपको टैक्स कितना पे करना है। इफ यू आर अ मैन्युफैक्चरर, दिल थाम के सुनेगा, इफ यू आर अ मैन्युफैक्चरर तो सर टैक्स की रेट कितनी है, 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी ऑफ व्हाट, मतलब ये 0.5 प्लस 0.5 मतलब 1% किसका, 1% ऑफ द एंटायर टर्नओवर, भले टैक्सेबल टर्नओवर हो या एग्जिम टर्नओवर, सब कुछ काउंट करके फिर देखा जाएगा बेटा। मतलब सर मान लो मैं 2 गुड्स बनाता हूं बेटा, एक टैक्सेबल एक एग्जिम्ट है, तो सर दोनों का टर्नओवर क्लब करके उसका 1% टैक्स पे करना। पर यही अगर मैं बात करूं आपसे किसकी, ट्रेडर की, तो ट्रेडर को जो 1% टैक्स पे करना होता है 0.5% प्लस 0.5%, वो केवल टैक्सेबल टर्नओवर का उसको टैक्स पे करना है, एग्जिम टर्नओवर पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। सेम वे अगर आप एक रेस्टोरेंट सर्विस सप्लायर हो या आउटडोर कैटरिंग सर्विस सप्लायर हो तो ऐसे केस में 5% इज द रेट ऑफ टैक्स, पर अगेन 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी, ये 5% किसका, एंटायर टर्नओवर का, भले उसमें टैक्सेबल हो या एग्जिम दोनों काउंट करेंगे। पर हाँ अगेन टैक्सेबल प्लस एग्जिम दोनों काउंट करते हैं मैन्युफैक्चरर के लिए और रेस्टोरेंट और आउटडोर कैटरिंग सर्विस सप्लायर के लिए। पर अगर उसका इंटरेस्ट का रेवेन्यू है, लोन देने पर इंटरेस्ट अर्न हुआ, तो इंटरेस्ट को सर इंक्लूड नहीं करेंगे टैक्स पे करने के पर्पस के लिए भी बेटा, ऑल्दो वो एग्जिम टर्नओवर फिर भी बच्चों। क्लियर। डन। अच्छा, मैन्युफैक्चरर के लिए बोला हुआ हम आगे बात करेंगे, वो 8 गुड्स से अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आप कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हो, तो सर वो आगे हम पॉइंट आएगा तो बात कर लेंगे बच्चों। क्लियर। डन। अच्छा, टैक्स पे करते वक्त आपको इंटरेस्ट को काउंट नहीं करना। सेकंड थिंग, आपका जो फर्स्ट
वो टर्नओवर जिसके लिए आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं थे, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, उसको एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड करना है, पर टैक्स पे करने के लिए उस टर्नओवर को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं, उस पर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं थे, आप सर टैक्सेबल पर्सन नहीं हो, तो टैक्स पे करने की जरूरत नहीं, पर उसको लिमिट के लिए काउंट करना पड़ेगा बच्चों। देन अब प्रोसीजर फॉर ऑप्टिंग द स्कीम। सबसे पहली बात सर, मिड ऑफ द फाइनेंशियल में आपको कंपोजिशन स्कीम के अंदर आना है तो आप आ नहीं सकते हो। सर आप अगर ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड हो तो जब फाइनेंशियल चेंज हो रहा होगा, नया फाइनेंशियल जब आ रहा होगा 1 अप्रैल को, सर उस दिन आप कंपोजिशन में आ सकते हो, पर उसके लिए भी आपको 31 मार्च या उससे पहले पहले अप्लाई करना पड़ेगा कि मेरे को कंपोजिशन स्कीम में आना है। सेकंड बात, अगर आप नया रजिस्ट्रेशन करा रहे हो तो जब रजिस्ट्रेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उस रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन के अंदर ही आपको लिखना पड़ेगा यस कि मेरे को कंपोजिशन स्कीम में आना है, तो जिस दिन से आपका रजिस्ट्रेशन होगा उस दिन से ही आप कंपोजिशन स्कीम में आ जाओगे बाय डिफॉल्ट। Clear? Done. Now, persons who are not eligible for the composition scheme. सबसे पहली बात, if you are engaged in supply of services, if you are engaged in supply of services, except restaurant or outdoor catering service supplier. Clear? तो अब ये नॉर्मल जो सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 वाली कंपोजिशन स्कीम जो हम पढ़ रहे हैं 1.5 करोड़ वाली, उसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो। सर्विस सप्लायर के लिए सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 2A अलग से दे रखा है। क्लियर? पर अगर आप सप्लायर ऑफ गुड्स हो या भले ट्रेडर हो, भले मैन्युफैक्चरर हो या रेस्टोरेंट और आउटडोर कैटरिंग सर्विस सप्लायर हो, आपके लिए कंपोजिशन स्कीम है, पर साथ में आप कुछ मार्जिनल सर्विसेज भी दे सकते हो। मार्जिनल सर्विस कितनी बेटा? आपका जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर इन द स्टेट जो था, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर इन द स्टेट मतलब टोटल टर्नओवर जो था टैक्सेबल प्लस एक्शन दोनों मिला के, उसमें भी इंटरेस्ट काउंट मत करना बेटा। क्लियर? तो प्रीवियस ईयर का जो आपका टोटल टर्नओवर था उसका 10% और ₹5 लाख विच एवर इज हायर तक की आप सर्विसेज करंट ईयर में आप दे सकते हो। पर जैसे ये टर्नओवर, जैसे ही आपका सर्विस का ये टर्नओवर का लिमिट क्रॉस हुआ, क्लियर, आप उस दिन से कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो जाएंगे। और हाँ सर ना, यहां पे भी सर्विस का टर्नओवर देखते वक्त प्रीवियस ईयर का टर्नओवर, टोटल टर्नओवर उसका 10% और 5 लाख विचएवर इज हायर। क्लियर? तो करंट ईयर की सर्विस का टर्नओवर देखते वक्त इंटरेस्ट की इनकम को अगेन कंसीडर नहीं करने का, कुल मिला के कंपोजिशन स्कीम में पूरे इंटरेस्ट के रेवेन्यू को पूरे कंपोजिशन से बाहर रखने का बच्चों। क्लियर? यहां पे विद एग्जांपल आपको समझाया हुआ भी बच्चा। फिर सर कौन कौन एलिजिबल नहीं है, और देखिए सर, अगर आप ऐसे गुड्स या सर्विस सप्लाई करो विच आर नॉट लेवेबल टू जीएसटी, देखो एग्जाम सप्लाई करोगे चलेगा, पर सर आप पेट्रोल डीजल बेच रहे हो बेटा, याद है घूम लो और झूम लो, ये 6 गुड्स ऐसी जिसपे जीएसटी लेवी नहीं होता है, ऐसे गुड्स या सर्विस आप सप्लाई करो तो आप कंपोजिशन के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। सेकंड, आप इंटरसेट आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो, सर इंटरसेट आउटवर्ड सप्लाई करने वाले एलिजिबल नहीं होते हैं। इंटरसेट परचेज करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इफ यू आर सप्लाइंग इंटरसेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। नेक्स्ट, आप ऐसे किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स और सर्विस सप्लाई करो जहां पे टीसीएस एप्लीकेबल होता है, जहां पे टीसीएस एप्लीकेबल होता है। क्लियर? तो ऐसे केस में ऐसे सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज एलिजिबल नहीं है कंपोजिशन स्कीम के लिए। देन आप इन 8 गुड्स के मैन्युफैक्चरर हो। कौन हो बेटा? मैन्युफैक्चरर। उनको मना कर दिया। कौन कौन से गुड्स? आइसक्रीम वेदर और नॉट कंटेनिंग कोकोआ सर, देन पान मसाला, देन सर एडेड वाटर कंटेनिंग एडेड शुगर और अदर स्वीटिंग मटेरियल और फ्लेवर्ड, मतलब कोल्ड ड्रिंक के मैन्युफैक्चरर आप हो तो। देन ऑल गुड्स, कौन सी? टोबैको एंड मैन्युफैक्चर टोबैको सब्स्टिट्यूट्स। देन फ्लाई एश ब्रिक्स, भाई फ्लाई एश जो होता ना सर, फ्लाई एश जो बचती बेटा, उसका जो उससे भी ब्लॉक बनते हैं, उससे भी ब्रिक्स बनती है, ईट बनती है। देन फ्लाई एश एग्रीगेट्स, फ्लाई एश ब्लॉक्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मिल्स और अदर सिमिलर सिलिशियस अर्थ, बिल्डिंग ब्रिक्स, बिल्डिंग बनाने में जो ब्रिक काम होती है बेटा, खाई होगी ना आपने बेटा कई बार सर। देन अर्दन और रूफिंग टाइल्स, इनके अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आप कंपोजिशन से बाहर, इनकी ट्रेडिंग कर दो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। देन अगर आप एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो या एनआरटीपी हो तो आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिल सकती है। क्लियर? तो ये लोग हैं जो इन एलिजिबल है फॉर द कंपोजिशन स्कीम, अदरवाइज आपको कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। क्लियर? डन। अब साहब सर एक दो सर्कुलर है वो भी बताता हूं बेटा मैं। मान लो सर मेरी बेकरी है सर, वहां पे मैं क्या बेचता हूं? केक बेचता हूं बेटा मैं। तो सर ऐसे केस में सर अगर वहां पे ईटिंग जॉइंट है जहां पे मैं सर खाना सर्व कर सकता हूं, मतलब वहां पे खड़े होकर टेबल पे लोग केक पेस्ट्री वगैरह खा सकते हैं, तो ऐसे केस में वो रेस्टोरेंट के स्कोप में आएगा, मैन्युफैक्चरर के स्कोप में नहीं आएगा। रेस्टोरेंट के स्कोप में अगर आता है तो 5% इज द रेट ऑफ टैक्स। क्लियर? देन सर क्लाउड किचन और सेंट्रल किचन, सर भले ही वहां पर आप टेक अवे ही ले आ रहे हो सर, वहां से आपके ऑनलाइन घर पे डिलीवरी हो रहा है या आप वहां से खुद पिकअप करके ले आ रहे हो, वहां बैठ के खाने की व्यवस्था नहीं है, पर फिर भी सर वो है तो खाना बनाने की सर्विस देना ना बेटा, इसलिए वो मैन्युफैक्चरर नहीं, वो कौन है? सर रेस्टोरेंट के स्कोप में आएंगे और रेस्टोरेंट के प्रोविजन इन पे लगेंगे। देन सर आइसक्रीम पार्लर्स, सर होता ना, आपने देखा होगा कई बार हेवमोर की आइसक्रीम पार्लर्स वगैरह जितने भी होते हैं इस तरह के आइसक्रीम पार्लर्स, वो दे आर जस्ट ट्रेडिंग द गुड्स, ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड आइसक्रीम वो बेच रहे हैं केवल, तो वो ट्रेडिंग के स्कोप में आएंगे। एंड सिंस वो ट्रेडर है तो सर ट्रेडिंग के प्रोविजंस इस पे अप्लाई होंगे। दे आर सप्लाइंग द आइसक्रीम एज ए गुड्स, इसलिए वो ट्रेडर होंगे और रेस्टोरेंट के स्कोप में नहीं आएंगे और ट्रेडिंग के स्कोप में आएंगे, और ट्रेडिंग पे जो प्रोविजन लगते हैं रेस्टोरेंट जो कंपोजिशन के वो लगेंगे बच्चों। क्लियर? डन। सही। आइए सम अदर कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस फॉर कंपोजिशन लेवी। सबसे पहली बात, जो पर्सन कंपोजिशन स्कीम ले रहा है वो कभी भी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या एनआरटीपी नहीं हो सकता, हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं इसके बारे में। देन सर आप पे अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आपने कोई ऐसी इनवर्स सप्लाई ली जिसमें रिवर्स चार्ज
पैकेज में रेसिपिएंट पे लायबिलिटी आती है तो सर उसको तो नॉर्मल रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा। मान लो रिवर्स चार्ज की रेट है 18%, तो 18% टैक्स पे करना पड़ेगा, वो आपका इनवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई पे रेट ऑफ टैक्स 1% है बेटा। क्लियर? इनवर्ड सप्लाई पे नॉर्मल रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा और उसका आईटीसी भी आपको नहीं मिलेगा। क्लियर? सर आप ध्यान देना बेटा, ये जो 8 नोटिफाइड गुड्स मैंने बताई, इसके आप मैन्युफैक्चर प्रीवियस ईयर में भी नहीं होने चाहिए बेटा। क्लियर? सर ध्यान देना बेटा, केवल यही एक कंडीशन ऐसी है जिसमें लिखा है कि प्रीवियस ईयर में भी आप उन 8 गुड्स के मैन्युफैक्चर नहीं होने चाहिए, बाकी प्रीवियस ईयर में कुछ भी करो हमें कंसर्न नहीं, करंट ईयर की कंडीशन ही देखते हैं हमेशा। देन सर आप अपने सर इनवॉइस पहली बात तो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते आप, यू विल इशू अ बिल ऑफ सप्लाई। क्लियर? और उस पर आप टैक्स चार्ज नहीं कर सकते, टैक्स अपनी जेब से पे करना है। सर आपके बिल के बेस पे कस्टमर को क्रेडिट नहीं मिलेगा, जो भी आपने परचेज किया उसका क्रेडिट भी आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आप कंपोजिशन स्कीम में हो। प्लस आपको अपने दुकान पे प्रोमिनेंट प्लेस पे लिखना पड़ेगा क्या, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, एंड बिल पे लिखना पड़ेगा, बिल ऑफ सप्लाई पे लिखना पड़ेगा कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट द टैक्स ऑन दी सप्लाईज। क्लियर? डन। सर बिल ऑफ सप्लाई इशू होगा, टैक्स इनवॉइस इशू नहीं होगा, यू कांट कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द कस्टमर, इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको भी नहीं मिलेगा, आपके कस्टमर को भी नहीं मिलेगा क्योंकि आप टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते। देन सर अगर आपने कंपोजिशन स्कीम ली है तो उस पेन नंबर पर जितने भी ब्रांचेस है, जितने भी रजिस्ट्रेशन नंबर है, सबको कंपोजिशन एक साथ लेनी है, एक भी बाहर तो कंपोजिशन सब बाहर बेटा। क्लियर? सर मेरे 2 तरह के बिजनेस है, मैं चाहूंगी एक बिजनेस के लिए कंपोजिशन ले लूं, एक बिजनेस के लिए नॉर्मल स्कीम लूं, पॉसिबल नहीं है। देन सर इंटरस्टेट परचेज करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर? और अगर आप कंपोजिशन के लिए एलिजिबल नहीं हो फिर भी आपने कंपोजिशन लेके सर कम टैक्स पे किया तो ऐसे केस में सेक्शन नंबर 73 और 74 के प्रोविजन अट्रैक्ट होंगे, जिसमें पेनल्टी के प्रोविजन भी दे रखे, वो आपके सिलेबस में अभी नहीं आते 73 74। क्लियर? डन। अब सरकार वैलिडिटी ऑफ द कंपोजिशन स्कीम, सबसे पहली बात सर जब तक आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ क्रॉस नहीं होता करंट फाइनेंशियल ईयर में, आपने अगर कंपोजिशन स्कीम ली, जब तक आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ क्रॉस नहीं होता या फिर वो 75 लाख क्रॉस नहीं होता उन स्टेट्स में, तो ऐसे केस में यू कैन रिमेन इन द कंपोजिशन स्कीम, हमें कोई दिक्कत नहीं। और अगर आपको वॉलंटरीली कंपोजिशन से बाहर निकलना है, आप निकलिए कभी भी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? रेगुलर स्कीम में आ जाओ साहब। क्लियर? प्लस अगर आपका टर्नओवर क्रॉस हो जाता है तो आप कंपोजिशन से बाहर, या फिर आप वो जो भी कंडीशन जैसे इंटरसेट सप्लाई करने लगे बेटा आप, या फिर सर आप ऐसे किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करने लगे जहां पर टीसीएस एप्लीकेबल होता है, इन सारे केसेस में आप ऑटोमेटिक कंपोजिशन से बाहर हो जाओगे। जैसे ही कंपोजिशन से बाहर होंगे उसके 7 डेज में, विद इन 7 डेज आपको डिपार्टमेंट को इंटीमेशन देना पड़ेगा रिगार्डिंग विड्रॉल ऑफ द कंपोजिशन स्कीम। और वो ध्यान है जितने भी इनपुट स्टॉक में होंगे जो लास्ट 1 साल में परचेज किए, जितने भी कैपिटल गुड स्टॉक में होंगे जो लास्ट 1 साल में परचेज किए, उन सबका आपको आईटीसी मिलेगा। याद है बच्चा आपको, जो हमने आईटीसी में पढ़ा था बेटा, कैपिटल गुड्स के 5% पर क्वार्टर लेस करने का बेटा, हाँ है ना भाई। और उसका स्टॉक स्टेटमेंट इन फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 01 के फॉर्म में, ये फॉर्म नंबर याद नहीं करोगे चल जाएगा, स्टॉक स्टेटमेंट विद इन 30 डेज आपको सबमिट करना पड़ता है सो दैट आप आईटीसी ले पाए। क्लियर? डन। अब सर सर्विस सप्लायर का कंपोजिशन स्कीम सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 2 है, बोलता है कि सर इफ यू आर अ सर्विस सप्लायर, तो सर सर्विस सप्लायर भी तो छोटा बिजनेसमैन हो सकता है, तो उसके लिए स्कीम गवर्नमेंट ने दिया और बोला क्या, चिंता मत करो सर्विस सप्लायर्स, अगर आपका प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर वाज अप टू ₹50 लाख तो करंट ईयर में आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो। और करंट ईयर में अगर आपको कंपोजिशन स्कीम लेना है तो जब तक आपका करंट फाइनेंशियल में एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख क्रॉस नहीं होता तब तक आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो। क्लियर? और करंट ईयर में जब तक आपका एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख नहीं है आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो। अगर आपने कंपोजिशन स्कीम लिया है सर, बाकी सारे गवर्निंग प्रोविजन वही जो हमने पहले पढ़े वही सारे सिस्टम इसमें भी लगते हैं सर, पर इसमें टैक्स कितना पे करना है। अगेन सर यहाँ पे टैक्स की रेट कितनी है बेटा, 6%, 3% सीजीएसटी, 3% एसजीएसटी, और वो भी 6% किसका, टोटल टर्नओवर का। अच्छा हो सकता है कुछ गुड्स भी सप्लाई कराओ, चलेगा साहब, अगर उसने ये स्कीम ली है तो गुड्स और सर्विसेज भले टैक्सेबल हो भले एग्जेम्प्ट हो, सबका 6% टैक्स पे करना पड़ेगा, 3% सीजीएसटी, 3% एसजीएसटी। बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा, टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते, कस्टमर से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, अपने को भी कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। हाँ सर ध्यान देना बेटा, ये 6% जो टोटल टैक्स टोटल सप्लाई पे करना है इंक्लूडिंग एग्जाम सप्लाई, पर इसमें अगर आपका इंटरेस्ट का रेवेन्यू है, अगर आपने किसी को लोन दिया और ब्याज की इनकम हुई है वो एग्जाम सप्लाई है, पर उसको इंक्लूड नहीं करना, ना 50 लाख में इंक्लूड करने का एलिजिबिलिटी लिमिट के लिए, नहीं टैक्स पे करने के लिए उसको इंक्लूड करना, कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं, इंटरेस्ट पे बेटा। सेकंड बात सर, मान लो करंट ईयर में आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं थे, जब आपका टर्नओवर 20 लाख क्रॉस हुआ तब आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया और फिर आपने कंपोजिशन स्कीम ली उस टाइम पे, तो फर्स्ट 20 लाख को एलिजिबिलिटी लिमिट के लिए 50 लाख में तो काउंट करेंगे, पर उस 20 लाख पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? मान लो करंट ईयर में आपका टर्नओवर हो गया कितना, 75 लाख, आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं थे, करंट ईयर में 20 लाख का टर्नओवर क्रॉस हुआ, फिर रजिस्ट्रेशन कराया तो 20 लाख पे कोई टैक्स पे नहीं करना। नेक्स्ट 30 लाख पे 6% जो कंपोजिशन का रेट है वो टैक्स पे करना, अगर आपने कंपोजिशन स्कीम ली तो। फिर नेक्स्ट जो 25 लाख बचा उस पे नॉर्मल मान लो 18% की रेट ऑफ टैक्स आपकी सर्विस पर, 18% टैक्स पे करने का बेटा। क्लियर? डन। अच्छा ध्यान देना बेटा, अगेन अब सब देयर आर सम कंडीशंस फॉर कंपोजिशन स्कीम जो हमने वहां पढ़ी सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 1 और 2 के लिए, मैन्युफैक्चरर और ट्रेडिंग के वालों के लिए और रेस्टोरेंट वालों के लिए वही कंडीशन मोटा मोटी यहाँ पे भी बेटा। फर्स्ट सर
आपका प्रीवियस ईयर टर्नओवर 50 लाख उससे कम होना चाहिए बेटा। सेकंड, आप सेक्शन नंबर 10 सब सेक्शन 1 वाली जो कंपोजिशन स्कीम है उसके लिए आप एलिजिबल हो तो वहां जाओ ना बेटा, वहां तो 1.5 करोड़ का लिमिट है, यहाँ केवल 50 लाख का लिमिट है। क्लियर? तो सर वहां इन एलिजिबल हो तो यहाँ पे आने का बेटा। देन आप ऐसी कोई सप्लाई नहीं करनी चाहिए विच आर नॉट लेविएबल टू जीएसटी, जैसे पेट्रोल हो गया, दारू हो गई बेटा। देन इंटरसेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं करने का बेटा। क्लियर? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एनआरटीपी को ये एलिजिबल नहीं है। आप ऐसे किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सर्विस सप्लाई करो जहां पे टीसीएस एप्लीकेबल होता है। देन सर इन 8 गुड्स के आप मैन्युफैक्चरर नहीं होने चाहिए, वही 8 गुड्स है जो हमने वहां पढ़ी बेटा। क्लियर? अगर आप इनके मैन्युफैक्चरर हो तो आप कंपोजिशन से बाहर आप ट्रेडिंग कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं बेटा। क्लियर? फिर अदर प्रोविजन वही जो हमने वहां पढ़े, बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ेगा, बिल ऑफ सप्लाई के ऊपर लिखना पड़ेगा क्या, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द कस्टमर। देन बिजनेस के प्रोमिनेंट प्लेस पे लिखना पड़ेगा कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन यू कांट कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द कस्टमर, आईटीसी आपको भी नहीं मिलेगा, आपके कस्टमर को भी आईटीसी नहीं मिलेगा। क्लियर? सेम पेन नंबर पर जितनी भी रजिस्ट्रेशन नंबर है उन सबको एक साथ कंपोजिशन लेना है, एक भी ब्रांच कंपोजिशन से बाहर, सारी ब्रांच कंपोजिशन से बाहर। अच्छा, यहाँ पे वो 8 स्पेशल स्टेट्स के लिए कोई अलग से प्रोविजन नहीं है बेटा, सबके लिए 50 लाख का लिमिट है। अगर आपने इनवर्स सप्लाई लिया जिसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट की खुद की लाइबिलिटी आती है, आपने ऐसा इनवर्स सप्लाई लिया है तो उस पर नॉर्मल रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा और उसका आपको आईटीसी भी नहीं मिलेगा। जैसे आपका टर्नओवर लिमिट 50 लाख क्रॉस होता है आप कंपोजिशन से बाहर हो जाओगे। क्लियर? अच्छा, कंपोजिशन के से बाहर होना तो ड्यूरिंग द ईयर कभी भी आप बाहर हो सकते हो वॉलंटरीली, हमें कोई तकलीफ नहीं बेटा, पर कंपोजिशन में आना है तो सर नया फाइनेंशियल जब चालू होगा तभी आप आ सकते हो, या फिर आप रजिस्ट्रेशन नया कराते हो तब आप भले ही कंपोजिशन में आ सकते हो उस दिन से जिस दिन से आपने रजिस्ट्रेशन कराया उस दिन से बेटा। क्लियर? सर फिर अगर आपने कंपोजिशन के लिए एलिजिबल नहीं थे फिर भी आपने कंपोजिशन स्कीम ली तो 73 74 का प्रोविजन लग जाएंगे बेटा पेनल्टी के बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? अच्छा, आप कंपोजिशन में आते हो तो स्टॉक का क्रेडिट रिवर्स करना पड़ता है, कंपोजिशन से बाहर निकलते हो रेगुलर स्कीम में आते हो तो स्टॉक का आईटीसी मिलता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके पॉइंट। और जो हमने ऊपर सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 वाले जो प्रोविजन पढ़े, जो रूल्स के बारे में बात करी, वो प्रोसीजर पार्ट यहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है सर्विस सप्लायर के कंपोजिशन स्कीम में भी। इसी के साथ भारत माता की जय, और पूरा कंपोजिशन स्कीम का चैप्टर भी खत्म होता है अब। और सर आई होप ये फील आपको आ रहा होगा नाउ, ऑल इज वेल। तो सरकार पूरा दम लगा दीजिए, माहौल के साथ पढ़िए, खुश होकर पढ़िए, एंड सर कमेंट में माहौल लिखना मत भूलिए। माहौल के साथ मिलते हैं अगले चैप्टर के लिए। आई होप दिस रिवीजन लेक्चर्स आर हेल्पिंग यू इन योर रिवीजन। सरकार ऑल द बेस्ट, मस्त होके पढ़े, खुश होके पढ़े, एंड सर वी ऑल आर विथ यू फॉर योर सक्सेस। माहौल, बाय बाय।